आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो फिर से स्वागत है आपका आमना सामना में। राजनीति में कोई अगर आइडियल है तो वो है लाल कृष्ण आडवाणी। रेणु बिश्नोई ने जो भी कहा वो मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन कि भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली वो नहीं है जो दिख रही है कि भाई ये वीआईपी को क्यों बचा रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की भाजपा अलग थी और नरेंद्र मोदी की भाजपा अलग है। मेयर पे इतने बड़े आरोप लगे हुए हैं, क्या उन्होंने पार्टी छोड़ी, क्या कोई जांच हुई? कुछ भी नहीं हो रहा है। आज भी मैं ये मानता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल ही एक बेहतर विकल्प है कि मूल निवास भू कानून समन्वयक संघर्ष समिति, इसका मतलब कि सब राजनीतिक पार्टी के लोग इसमें हैं। ये आंदोलन मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी है। उत्तराखंड क्रांति दल ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। आप उस समय पीक पे थे और आपने चुनाव का बहिष्कार किया। वो राजनीतिक गलती थी। बड़े नेता ने, उत्तराखंड क्रांति दल के सो कॉल्ड बड़े नेता ने, वो उत्तराखंड क्रांति दल के लोग थे जो मंच पे जिन्होंने भाषण दिया, इसके बाद भी हमको बड़े अपशब्द बोले गए। गैरसैंण में मोहित डिमरी, प्रांजल और लुसन 2 महीने से बरसात में काम कर रहे हैं। वहां पे घर घर गांव लोग गांव में जा रहे हैं, भाई हमें भू कानून और मूल निवास चाहिए। अब ये कौन लोग बोल रहे हैं? ये जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं वो लोग बोल रहे हैं। आप प्रूव करिए ना कि हमें फंडिंग हो रही है। भाजपा की महिलाएं, वहां पे जो महिला जो आई हुई थी वो भाजपा से संबंध रखने वाली महिलाएं थी। नेतृत्व विहीन कैसे हो सकता? अगर नेतृत्व विहीन होता तो आंदोलन होता ही नहीं। तो मोहित डिमरी ने कितनी मेहनत की है ये कोई नहीं देखना चाह रहा है। देखो, मैं तो चाहूंगा कि नेता बने। बॉबी पवार के रूप में हमें नेता मिल चुका है। एक नया नेतृत्व तो आना चाहिए इस प्रदेश में। अगर नेतृत्व निकलता है तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। एक नए मेहमान हमारे साथ हैं और इस बार जो मेहमान हैं वो इसलिए भी खास हैं। उन्हें मैं नेता कहूं, बागी कहूं या आंदोलनकारी कहूं, बहुत सारे रूप हैं और इतना सा परिचय है कि 25 साल से भाजपा के सपोर्टर रहे हैं। पर ऐसा ना जाने क्या हुआ कि भाजपा से मोह भंग हो गया। हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जो आप बड़ी बड़ी रैलियां भू कानून संघर्ष समिति, मूल निवास संघर्ष समिति की देखते हैं, उसके पीछे एक चेहरे होते हैं। उनमें से एक जो मेन चेहरा है वो प्रमोद काला जी हैं। इतना सा इनका परिचय है। तो सीधे आमना सामना में, जैसे हमारी थीम है कि कड़वे सवाल होंगे और सामना करना तो बनता है। तो काला जी, पहले तो स्वागत है आपका आमना सामना में। जी अमित भाई, धन्यवाद। काला जी, 25 साल भाजपा के समर्थक के रूप में रहे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि भाजपा से मोह भंग हो गया? अमित भाई देखिए, मैं भाजपा का समर्थक रहा हूं और शायद हमारा जो परिवेश था, जो पारिवारिक परिवेश था या जो क्षेत्र का परिवेश था, उसमें भाजपा का ही माहौल हमेशा रहा है और भाजपा को हम लोगों ने हमेशा समर्थन दिया था। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की राजनीति देखी है और अगर मेरा कोई अगर राजनीति में कोई अगर आइडियल है तो वो है लाल कृष्ण आडवाणी। क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी वो शख्स हैं कि जो प्रधानमंत्री बन सकते थे लेकिन उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम को आगे किया और अपने आप को पीछे किया। तो एक राजनीति में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ पीछे भी अपने आप को करना पड़ता है। तो मेरे जो आदर्श हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी रहे हैं। अब रही बात कि भाजपा से मोह भंग क्यों हुआ, तो जब तक हम सीधे राजनीति से नहीं जुड़े या जब तक मैं क्यों नाराज हुआ, उसका कारण यह है कि मैं अपना मैंने एक भाजपा के विधायक जो पीछे जो अभी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, रितु खंडूड़ी जी से अपने गांव के लिए सड़क की मांग की थी। काफी हद तक बातचीत चली लेकिन वो 3 साल में पूरी नहीं हुई। और उसके बाद रेणु बिश्नोई जी को जब टिकट मिला तो इनकी ही रैली में, भारतीय जनता पार्टी की रैली में थी और मैंने इनसे सवाल जवाब किए थे। उन्होंने उस दिन मेरे साथ जो भी रेणु बिश्नोई ने जो भी कहा वो मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन। उसके बाद जब जितना मैं सामाजिक जीवन में आता गया और इन चक्करों में पड़ा कि मैं कुछ सामाजिक काम, चाहे वो सड़क का काम हो या चाहे और चीजें हो, तो मुझे सच्चाई नजर आने लगी कि भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली वो नहीं है जो दिख रही है। ये पार्टी न्यूज चैनल, टीवी में क्या दिख रही है या अखबारों के पन्नों पे क्या दिख रही है, ये वो नहीं है। ये धरातल पे कुछ और पार्टी है। और तब मेरा इस पार्टी से मोह भंग हुआ और अचानक उस समय अंकिता भंडारी हत्याकांड हो जाता है। और जब अंकिता भंडारी हत्याकांड होता है तो तब मुझे ये सच्चाई कि भाई ये वीआईपी को क्यों बचा रहे हैं, क्यों उस लड़की को तुरंत जो भी चीज़ें होनी चाहिए थी वो जो एक गुनाहगार को पकड़ने के लिए जो भी चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई हैं। और यमकेश्वर विधायक और वो जो रेणु बिश्नोई ने वहाँ पे जो बुलडोजर से रिजॉर्ट का डिमोलिश किया, उसमें उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। फिर लगा अब ये भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया। लाल कृष्ण आडवाणी की भाजपा की बात भी ऐसी ही है या लाल कृष्ण आडवाणी की भाजपा अलग थी
और नरेंद्र मोदी की भाजपा अलग है। ये बड़ा मैं इसलिए प्रश्न कर रहा हूं, आपने आदर्श कहा है लालकृष्ण आडवाणी जी को, और एक तरफ कह रहे हैं कि जो भाजपा दिखती है वो है नहीं, जो मीडिया में दिख रही होती है उसके विपरीत भाजपा कार्य कर रही होती है। तो लालकृष्ण आडवाणी की भाजपा या नरेंद्र मोदी की भाजपा, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, लालकृष्ण आडवाणी वो शख्स थे जो जब एक बारी एक किसी घोटाले में उनका नाम आ गया था तो उन्होंने अपनी सांसदी छोड़ दी थी और ये वचन लिया था कि जब तक मैं इस मतलब इससे मेरा नाम बरी नहीं हो जाता मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उसके बाद वो उससे बरी हुए और उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर 98 के आसपास की ये बात है और वो चुनाव लड़े और जीते। तो वो भाजपा अलग थी। आज भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों पे कितने बड़े नेता तो छोड़ो, आज देहरादून के मेयर पे इतने बड़े आरोप लगे हुए हैं, क्या उन्होंने पार्टी छोड़ी, क्या कोई जांच हुई, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो भाजपा अलग थी, आज की भाजपा बिल्कुल अलग है। आज की भाजपा बिल्कुल अलग है। प्रमोद काला जी सफर 25 साल का एक समर्थक के रूप में करते हैं और लालकृष्ण आडवाणी को आदर्श मान के भाजपा के संग और सपोर्ट करने का वादा करते हुए मनी मन आगे बढ़ रहे होते हैं। मोह भंग होता है, मोह भंग होने के बाद यूकेडी की तरफ रास्ता चला जाता है। काला जी, वैसे तो अमूमन जितने उत्तराखंडी हैं, जितने मूल निवासी हैं, उनका विशेष लगाव यूकेडी से सदैव रहता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो सदैव उत्तराखंड में, अगर उत्तराखंड का वो मूल निवासी है तो उसके मन में प्रति, उसके यूकेडी के प्रति जो प्रेम है वो हर एक व्यक्ति के मन में है। वो प्रेम वो ही चीजें थी क्या जो आपको यूकेडी की तरफ ले आई? नहीं, मैं यूकेडी में जो आने का जो मेरा कारण था कि देखो, एक अगर हमें राजनीतिक मुद्दे अगर उठाने तो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए था। और मुझे ये लगा था कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद कहीं ना कहीं भूकानून और मूल निवास कितना जरूरी है। अगर ये भूकानून और मूल निवास अगर हमें मिला होता, खासकर भूकानून अगर उस समय होता, तो ये घटना ना होती, क्योंकि वो जो रिजॉर्ट बना हुआ है वो किसी बाहरी ने वहाँ पे बनाया, वो हमारी ज़मीनों पे बना हुआ है। तो ये लगा कि मुझे क्षेत्रीय पार्टी में आना चाहिए और क्षेत्रीय पार्टी का विकल्प केवल और केवल एक उत्तराखंड क्रांति दल था। आज भी मैं ये मानता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल ही एक बेहतर विकल्प है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो भी कुछ वहाँ पे हो रहा है तो हमारी कहीं ना कहीं उम्मीदें टूटी हैं। हमने उत्तराखंड क्रांति दल नहीं छोड़नी थी। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। हमने अपने अध्यक्ष जी को भी बोला था, अध्यक्ष जी आप हमें काम करने दीजिए, आप हमें 2025 तक का टाइम दे दीजिए, हम पार्टी के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे, लेकिन जो हम आंदोलन कर रहे हैं अभी इस आंदोलन को गैर राजनीतिक रहने दीजिए। क्योंकि आपको देखो, आपको अगर लोगों को जोड़ना है, आंदोलन करना है, तो आंदोलन में लोग आने चाहिए। जब तक भीड़ नहीं आएगी तब तक लोग ये आंदोलन सफल नहीं होंगे। हमने उत्तराखंड क्रांति दल में रहते हुए ये भाव लिया था कि अगर हम उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर के नीचे अगर हम कोई आंदोलन करते हैं तो ये आंदोलन नहीं बन पाएगा। अब जब हम उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों के साथ बैठे, उनकी वही बातें होती हैं कि देखो ये मुद्दे हमारे हैं, ये हैं। हम ये पूछते थे कि भाई आप बताइए कि आप क्या कर रहे हो, फिर आप क्यों नहीं आंदोलन हो रहा है, क्यों नहीं आपके साथ लोग जुड़ पा रहे हैं। तो मोहित को मैं एक समझदार राजनीतिज्ञ भी समझता हूँ। तो मोहित ने कहा कि भाई जी, ये अगर आंदोलन करना है तो हमको इसको नॉन पॉलिटिकल रखना पड़ेगा, और इसीलिए हमने नाम दिया है इसका कि मूल निवास भूकानून समन्वयक संघर्ष समिति। इसका मतलब कि सब राजनीतिक पार्टी के लोग इसमें हैं। अब हम पे आरोप भी लगते हैं, कोई बोलता है कि ये तो भाजपा के आदमी हो गए, कोई बोलता है, हमें बोला जाता है कि ये भाजपा के लोग हैं, कोई ये बोलता है कि हम अब ये इस आंदोलन को कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से और ये आपके उत्तराखंड हलचल के आमना सामना के माध्यम से सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देखो, ये हर उत्तराखंडी का आंदोलन है, वो चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो। ये आंदोलन मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी है, ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं सबका है, जो भी यहाँ का मूल निवासी है उसका आंदोलन है। और हम चाहते हैं कि सब लोग इस आंदोलन से जुड़े। इसमें कोई पार्टी विशेष का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन सब लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। काला जी, यहीं से बात शुरू होती है कि एक उदाहरण दिया जाता है, जो आप लोग कह रहे हैं कि समन्वय संघर्ष समिति बनाई गई, ऐसी ही समिति राज्य आंदोलन के टाइम पे बनी थी। उनका कहना यह आरोप था कि ऐसे ही राष्ट्रीय दलों ने उस समिति को टेक ओवर कर लिया था, और वही चीजें इतिहास को दोहराने के लिए मोहित डिमरी, प्रमोद काला, लुसेंट ओडेरिया और तमाम अन्य नाम हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो चाहते हैं कि वो जल्दी से सक्सेस पाले राजनीति
आप पे बड़े आरोप लगा दिए, आप पे ये तक कह दिया गया कि उन्हें श्रेष्ठ पदों पर रखा गया, पर ये लोग लालची थे, महत्वाकांक्षी थे, इन्होंने इस दल के साथ छल किया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमेशा राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं। जब 95-96 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे तो संघर्ष समिति वहां पे बनी थी और उत्तराखंड क्रांति दल ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। आप उस समय पीक पे थे और आपने चुनाव का बहिष्कार किया। वो राजनीतिक गलती थी और होती है, राजनीति में गलतियां होती हैं। देखो, कभी कभी कुछ डिसीजन गलत हो जाते हैं, तो राजनीतिक गलती थी उत्तराखंड क्रांति दल की। अब आप हमें बोल रहे हो कि आपको बड़े पद दिए गए। अमित भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने उत्तराखंड क्रांति दल में की सदस्यता लेने से पहले मैंने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ली मार्च 2023 में, और उससे पहले मैं 5 महीने बिना सदस्य बने हुए मैंने उसमें काम किया। मुझे जिस दिन मैं पहली मीटिंग में गया था, वो अंकिता भंडारी के तुरंत बाद अक्टूबर 2022 की बात है, तो मैं एक मीटिंग में मैंने अटेंड करी थी। मैंने उत्तराखंड क्रांति दल के एक मैं आज सो कोड बोलूँगा, बड़े नेता को फ़ोन किया। वो आए, मिलने आए। जब वो मिलने आए तो उनको लगा कि ये लड़का मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, कि शायद मेरी राजनीति इस लड़के से चल पड़ेगी। अब चूंकि हम तो अगर हमने कुछ चीज़ें अगर ठान ली तो हमने करना है। मैंने उन शख्स को बोला कि भाई जी, अब आप आ जाइए, मैं आ गया हूँ, आपके साथ अभी तक लोग कम थे, नहीं थे, मैं आ गया हूँ, चलो काम करते हैं। ऐसा करते हैं कि ग्रास रूट पे काम करते हैं। तो उस बड़े नेता ने, उत्तराखंड क्रांति दल के सो कॉल्ड बड़े नेता ने 2 दिन टाला, 3 दिन टाला, चौथे दिन ये बोल दे कि तुझे क्या पड़ी है, क्यों फालतू की वो कर रहा है, चुपचाप बैठे रहे ना, बैठा नहीं रह जा सकता। फिर मुझे समझ में आया कि उत्तराखंड क्रांति दल क्यों नहीं उभर पा रहा। खैर, फिर भी मैंने इसके बाद प्रयास किए, और जो अगर आप देखेंगे तो यमकेश्वर विधानसभा के अंदर जो पीछे जो काम हुए थे वो मैंने शुरुआत करी थी उसमें। हालांकि मुझे यमकेश्वर विधानसभा के अंदर के जितने भी हमारे लोग थे, सबका सहयोग मिला था, और अच्छा खासा हमने एक बूथ लेवल तक हमने संगठन बनाना शुरू कर लिया था। फिर वही शख्स साजिश रचता है और कोटद्वार में मुझे बुलाया जाता है कि संगठन विस्तार पे चर्चा करने के लिए, लेकिन कोटद्वार में संगठन विस्तार के बजाय वो कार्यकारिणी को भंग करने का फरमान दे देते हैं वहाँ पे। तब मैं पहले दिन वहाँ पे बागी हुआ था कि भाई, जो मेहनत मैंने की है और मेरे साथ जो हमारे और लोगों ने की हुई है, तो आप कैसे भंग कर सकते हैं। तो वो सब कुछ था, वो किसी तरीके से बात बनी, वो हमारी जो कार्यकारिणी बनी थी उसको भंग नहीं होने दिया गया। लेकिन वो नेता आज भी डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है उत्तराखंड क्रांति दल के लिए। मैं स्पष्ट बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो, हमें लाग लपेट नहीं करनी, हमें वो राजनीति नहीं करनी। अगर किसी राजनीतिक पार्टी के लिए कोई व्यक्ति अगर नुकसानदेह है तो उस पार्टी को सोचना चाहिए कि वो पार्टी आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी। अब पदों की बात आती है। नहीं, ये सो कॉल्ड नेता का नाम लेने से परहेज क्यों है? नहीं, नाम लेना मैं उचित नहीं समझता। हम कोई जरूरी नहीं है कि नाम लूं मैं, बट वो सो कॉल्ड बड़ा नेता, लेकिन वाकई में वो नेता नहीं है। वो काम ही नहीं करते हैं। आपको दिख जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन धरातल पे क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोगों के ग्राम लेवल पे क्यों नहीं आप संगठन बना पा रहे हैं? समस्या यहाँ पे आज भी अगर मुझे पूछा जाए तो उत्तराखंड के अंदर अगर कोई राजनीतिक विकल्प है तो वो उत्तराखंड क्रांति दल हो सकता है। बस शर्त है कि उनमें वो राजनीतिक समझदारी आए। लेकिन वो गलती पे गलती करते जा रहे हैं। अब उन्होंने फिर और गलती, जब हम काम कर रहे थे, कभी झंडे की लड़ाई, आप यकीन कीजिए, जो 24 दिसंबर को देहरादून के अंदर जो रैली हुई थी उत्तराखंड क्रांति दल का, वो जो अधिवेशन हुआ था, हम भी उस अधिवेशन में थे। 17 जनवरी 18 जनवरी और 19 जनवरी को इसी साल 2024 को अधिवेशन हुआ था, और सारी उत्तराखंड क्रांति दल पार्टी में अधिवेशन में ये बोल दिया गया था कि हम इस रैली को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम चाहते थे कि पार्टी आए, लेकिन फिर उसके बाद जब पार्टी को लगा कि माहौल बहुत बन रहा है, और नरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी अपील कर दी थी, उसके बाद 3 दिन पहले जाके ये फैसला लेते कि हमें इसमें रैली में शामिल होना है। सब बातें अच्छी थी, लेकिन हम जब हमने कार्यक्रम किए, हमने पूरी कोशिश करी कि हम अपने नेताओं को मंच दें, और बड़े सम्मान के साथ मंच दे रहे थे। लेकिन हम जितना ज़्यादा हमने किया, उतनी ज़्यादा हमें आलोचना सहनी पड़ी। और कोटद्वार की रैली में इतना ज़्यादा हमें, जबकि वहाँ पे 20 लोगों ने बोला था, उसमें से 15 लोग होते वो उत्तराखंड क्रांति दल के लोग थे जो मंच पे जिन्होंने भाषण दिया। इसके बाद भी हमको बड़े अपशब्द बोले गए, फिर भी हम चुप रहे, हमने अपने आगे मूवमेंट करते रहे। और गैरसैंण में जब अति हो गई तो फिर हमारे एक राजनीतिक मजबूरी बोले हमें। वहाँ पे क्या हुआ, गैरसैंण में मोहित डिमरी, प्रांजल और लुसन 2 महीने से बरसात में काम कर रहे हैं। वहाँ पे घर घर गांव गांव में जा रहे हैं और लोगों को एकजुट कर रहे हैं।
और तब उत्तराखंड क्रांति दल के कुछ नए नवेले पदाधिकारी और कुछ पुराने ये साजिश रचते हैं कि क्या किया जाए, इस आंदोलन को किस तरीके से असफल किया जाए। तब ये बोलते हैं कि ये कार्यक्रम उत्तराखंड क्रांति दल का गैरसैंण में जो रैली होने वाली है, जो 1 सितंबर को हुई थी, ये उत्तराखंड क्रांति दल का। अब हमारे पास स्थिति क्या है, हम क्या करें कि हमें आंदोलन की गरिमा को बचाना है या हमें पार्टी में रहना है। तो हमने ज़्यादा बेहतर विकल्प ये चुना कि हम पार्टी छोड़ देते हैं ताकि हमारा आंदोलन बचा रहे और भूकानून मूल निवास की जो एक जन जागृति का जो ये अभियान चल रहा है, हम सफल हुए हैं। तो हम उसको खत्म नहीं करना चाहते थे, वो गरिमा, आंदोलन की जो गरिमा थी उसको बचाने के लिए हमने उत्तराखंड क्रांति दल को छोड़ा था। काला जी, सवाल यहाँ पर यहीं से शुरू होता है। आप पे आरोप लगे, ये आरोप वैसे तो मैंने कई बार मोहित डिमरी से भी पूछे, लूसेंट टोडेरे से भी पूछे, प्रांजल नौडियाल से भी पूछे, आज आपसे पूछता हूं। आप पे आरोप लगे कि आप कांग्रेस के एजेंट हैं। आप तमाम लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस के नेता वहां पर आए और कांग्रेस इसे पीछे से पैसा भी दे रही है, आर्थिक रूप से समर्थन भी कर रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा जो माहौल बन रहा है, इतना बड़े जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, उसमें बिन पैसे के और पीछे से ऐसी जो कांग्रेस लॉबी है वो इसमें समर्थन कर रही है। ये सीधे आरोप आप पे लगे। ठीक है, देखिए 24 दिसंबर को जो महारैली देहरादून के अंदर हुई थी, उसमें किसके लोग थे? वो उत्तराखंड क्रांति दल के लोग ज्यादा दिखे थे क्योंकि झंडे दिख रहे थे। लोग फिर भी नहीं थे उत्तराखंड क्रांति दल के, वो शायद 250 और 300 लोग थे, लेकिन झंडे दिख रहे थे। तो जगह जगह वो एक हर तरीके से झंडे दिख रहे थे। लेकिन क्या उस दिन कांग्रेस के लोग नहीं थे? क्या उस दिन भाजपा के लोग नहीं थे? उस दिन सब पार्टियों के लोग थे। हम फिर बोल रहे हैं कि ये समन्वयक संघर्ष समिति है, इसमें सब पार्टियों के लोग रहेंगे, इसमें किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो वो इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। भाई हमें भूकानून और मूल निवास चाहिए। अब जो आरोप ये लगा रहे हैं कि इनको फंडिंग हो रही है, तो ये भी बड़ा, अब ये कौन लोग बोल रहे हैं? ये जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं वो लोग बोल रहे हैं। आप प्रूव करिए ना कि हमें फंडिंग हो रही है। क्या अगर गणेश गोदियाल जी हमारी रैली में आ गए तो क्या गुनाह हो गया? क्या वो उत्तराखंडी नहीं है? क्या उन्होंने हमारे मंच से भूकानून और मूल निवास की बात नहीं करी? जिस रैली में उन्होंने भूकानून मूल निवास की गैरसैंण की बात कर रहा हूँ, वहाँ भाजपा के भी नेता थे। भाजपा के मंडल एक ब्लॉक अध्यक्ष ने वहाँ पे भाषण दिया है, वो किसी को नहीं दिखा है। भाजपा की महिलाएं, वहाँ पे जो महिला जो आई हुई थी वो भाजपा से संबंध रखने वाली महिलाएं थी, फिर क्यों नहीं बोला जा रहा है? और जहाँ तक बात हो रही है फंडिंग की, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारा कोई भी कार्यक्रम, जो ऋषिकेश से पहले जितने भी कार्यक्रम हुए, हार्डली इवन की देहरादून की रैली में जितनी बड़ी रैली हुई थी उसमें 20,000-25,000 का खर्चा नहीं हुआ। क्या 20,000-25,000 का अगर हम पे अगर डोनेशन, और इस रैली से पहले तो 1 लाख का डोनेशन नहीं आया पूरे साल में। तो आप बताइए ना कि कहाँ से फंडिंग हो रही है, किस चीज में हो रही है, क्या दे रहे हो हमें, वो फंडिंग कहाँ जा रही है, वो प्रूव करें। ये दरअसल एक्चुअली क्या है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। तो इसलिए अगर जब बातों को डाइवर्ट करना हो, उनको ये लग रहा है कि अब हमारी जो छोटी सी जो राजनीति रह गई है उसको हम कैसे बचाएं, तो उन्होंने एक काम शुरू कर दिया कि अब इन पे ब्लेम लगाना शुरू कर लें। एक सवाल है काला जी, लोग ये अब आरोप, मतलब आज मैं किसी व्यक्ति से व्हाट्सएप में बात कर रहा था, एक ग्रुप में संदेश आता है, उसमें ये कह दिया जाता है कि जो संघर्ष समिति है, जो मूल निवास भूकानून समन्वय संघर्ष समिति है, वो नेतृत्वहीन है, वो बिना किसी नेतृत्व के चल रही है। उन्होंने एक नाम लेके कहा कि फलाने व्यक्ति को उसका नेतृत्व करना चाहिए, और ये कहा कि ये बिना नेतृत्व के है, क्योंकि ये कई मैसेज ऐसे आए, क्योंकि यूकेडी भी अपनी एक तांडव रैली निकाल रही है आने वाले समय में, और अनेक पार्टियां भी अलग अलग हो रही हैं। उनका कहना ये था कि ये नेतृत्वहीन है और यहां पर इनसे लोग एकत्रित नहीं हो रहे हैं। ये बड़ा सवाल इसलिए भी है, ये नेतृत्वहीन जैसी जो शब्द है ये क्यों आ रहे हैं इस रैली में, क्यों ऐसे हो रहा है और क्यों ऐसे लोग के मन में विचार है? देखो, नेतृत्वविहीन होती तो लोग कैसे जुड़ते हैं? कुछ तो है ना। नेतृत्वविहीन कैसे हो सकता? अगर नेतृत्वविहीन होता तो आंदोलन होता ही नहीं। आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, आप पहले मेहनत देखिए उस आदमी की। मैं मोहित डिमरी का नाम बिल्कुल बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं ना कहीं वो इशारा मोहित डिमरी की तरफ किया जा रहा है, तो मोहित डिमरी ने कितनी मेहनत की है ये कोई नहीं देखना चाह रहा है। और बिना संसाधनों के, मैं जानता हूँ, मैं लुसन टोडरिया हो, प्रांजल नौडियाल को मैं इस मूवमेंट में लेके आया हूँ। प्रांजल नौडियाल को ही मैंने उत्तराखंड क्रांति दल में भी लेके आया था, और मैं मजाक में कहीं बोल भी रहा था कि देखिए यूकेडी ने क्या खोया। एक उत्तराखंड क्रांति दल को मैंने बहुत सोच समझ के एक प्रवक्ता दिया था कि भाई इनको प्रवक्ता बनाई, मैंने अध्यक्ष जी से किया था। उन्होंने क्या खोया उनको पता चल रहा होगा कि अगर ये लोग इनके साथ जुड़े होते।
अब मैं फिर आ रहा हूँ नेतृत्वहीन का। ठीक है, बिना नेतृत्व के आंदोलन नहीं चल रहा है। और नेतृत्व किसके पास है? ये जो समिति के लोग जो देख रहे हैं आपके पास, इनके पास नेतृत्व है। और ये नेतृत्व किसके लिए? ये भूकानून मूल निवास संघर्ष समन्वय संघर्ष समिति को लीड कर रहे हैं। इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। ये नेता बनने का भी रास्ता है क्या? देखो, मैं तो चाहूंगा कि नेता बने। उत्तराखंड की राजनीति को नए नेता मिलने चाहिए, और दिख भी रहा है बॉबी पंवार के रूप में हमें नेता मिल चुका है। बाकी बेरोजगार संघ के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो राम कंडवाल देखो 13 दिन से अमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। सुरेश उनके साथ जो उनके प्रवक्ता भी हैं, सुरेश कुमार, वो बहुत जोशीला एक लड़का है बेरोजगार संघ के साथ। मोहित डिमरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लुसन टोडरिया आज से नहीं, ये कई सालों से ये आंदोलनों से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं आगे निकल रहे हैं। तो एक नया नेतृत्व तो आना चाहिए इस प्रदेश में। अगर नेतृत्व निकलता है तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। क्या जो ये पूरा आंदोलन है उसका नेतृत्व अब सीधे तौर पर मोहित डिमरी करेंगे? देखिए, आंदोलन का नेतृत्व तो इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। वो इस भूकानून मूल निवास का आंदोलन मोहित डिमरी ही करेगा। हाँ, अब विचार आने चाहिए, लोग जुड़े हैं। लोग जुड़े हैं। जो ये बोल रहा था कि इनके हाथ में होता, तो वो आदमी कहाँ है अभी तक? अगर कोई ये अगर अब मुझे नहीं पता कि वो शख्स कौन है, लेकिन जो भी वो शख्स है वो कहाँ है? वो सामने आए ना। क्या आप आए आंदोलन में शामिल हो? कौन जानता है कल वो ये मतलब केवल ये तो एक आंदोलन क्या है, हो सकता है ये राजनीति का, जो उत्तराखंड को एक राजनीति चाहिए, उसका कोई नेता बन जाए। पर आपको लगता है कि ये जो चीजें हैं, आप पे कई आरोप लगे, कई आरोप जो लोग मुझे मिलते हैं वो कहते हैं फंड जुटाने का एक कार्यक्रम कर देते हैं, कोई कहते हैं पब्लिसिटी का एक कार्यक्रम है, कोई कहते हैं कि मोहित डिमरी को नेता बनना है, लुसेंट टोडरिया को नेता बनना है, इसलिए वो ये कार्य कर रहे हैं, या और अन्य तरीके के आरोप लगे हैं। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि इस तरीके के विचार तो है ही समाज में, सीधे तौर पे अन्य अलग अलग भांति के लोग हैं। और उसमें भी आज भी मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, लोगों का कहना साफ ये था कि कई नेता, वही जो बात आप पे आती है कि कांग्रेस के हैं, वो मंच पे थे, मंच पे दिखे, उनकी तस्वीरें वहां पर हैं, वो भी उस समय मंच संभाले हुए थे। आज भी वही आरोप हैं जो के तो बने हुए हैं। देखिए, हमने हर आंदोलन से कुछ न कुछ सीखा है। गैरसैंण में कुछ ठीक है, हर एक को आना चाहिए। हमने, आप देखिए ऋषिकेश की महारैली कल देखी है ना आपने? बिल्कुल। क्या उत्तराखंड के इतिहास में इससे सफल रैली कुछ देहरादून के अलावा? हमने 24 दिसंबर की एक बहुत बड़ी महारैली की थी, और कल हमने जो ऋषिकेश में जो महारैली की, क्या ये सफल रैली नहीं थी? और किस नेता को मंच दिया गया, आप बताइए। ये हमने अपनी गलतियों से सीखा है कि हम आगे किसी बड़े नेता को हम मंच नहीं देंगे। वो आए, पार्टिसिपेट करें, बाकी मीडिया के सामने जाए। और हम ये चाहते हैं जो भी नेता अगर आगे आना चाह रहे हैं, जो हमारे मंचों पे आ रहे हैं, वो बाहर भी वही अपना व्यवहार दिखाएं। और जो विधायक, तो खैर अभी तक कोई आया नहीं है ऐसे कि कोई विधायक हो, लेकिन कुछ विधायकों ने बोलना शुरू किया है। वो दिन भी आने वाला है जब विधानसभा में ही विधायक ये पूरे मुद्दों को उठाएंगे। वो बहुत जल्दी, अभी देखना आप। मैंने ये देखा काला जी कि जब आपकी रैली होने वाली थी 2 दिन पहले, पुष्कर सिंह धामी का एक बयान आता है, और मुझे ये लगने लगा कि जैसे ही बयान आया, शायद ये महारैली जो है वो एक फेलियर हो जाए, क्योंकि बयान ऐसा था कि अगले बजट सत्र में भू कानून लाया जाएगा, जिसके ऊपर समिति भी बनाई गई है और जिसके ऊपर लगातार रिसर्च हो रही है कि किस तरीके का भू कानून होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या होगा, हिमाचल जैसा होगा, अन्य राज्यों जैसा होगा, क्या हो सकता है। उसको लेकर पुष्कर सिंह धामी एक घोषणा कर देते हैं। इस घोषणा को लेकर सवाल उठते हैं। ये मेरे मन में भी प्रश्न था कि एज अ मीडिया पर्सन मुझे लग रहा था कि शायद महारैली के जो इनपुट आ रहे थे उसको लेकर क्या धामी जी ने ये किया, या कुछ और मकसद था? जब 24 दिसंबर को देहरादून के अंदर जो रैली हुई थी, उसके अगले दिन 25 दिसंबर को पुष्कर सिंह धामी जी ने एक मौखिक बयान दिया था कि अब पर्वतीय जिलों में जमीन की खरीद फरोख्त नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी जमीन खरीद फरोख्त हुई है। तो लोग ये समझ गए उसके बाद। और कहीं ना कहीं जब हम अपने लोगों से बात कर रहे हैं तो हम ये बिल्कुल बोल रहे हैं कि देखिए, आपको चाहे प्रधानमंत्री जी भी आगे अगर उत्तराखंड में बोल दे कि उत्तराखंड के अंदर भू कानून लागू होगा और मूल निवास लागू होगा, तो हमने सबको लोग समझ गए हैं कि अब इनके जुमलों में नहीं आना है हमें। तो लोग समझ चुके थे। और ऋषिकेश के अंदर आप देखिए कि हमारी टीम ने किस तरीके से काम किया। लोग रात को लोगों से मिल रहे थे। ये बिल्कुल एक ये नहीं है कि सोशल मीडिया में एक कैंपेन चल रहा और ये आंदोलन सफल हो गया। बहुत मेहनत की है लोगों ने। और जो भी हमारा जो संगठन जो बना हुआ है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
और जो हम पे कांग्रेस जो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कांग्रेस के ने रैली कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ऋषिकेश की रैली में ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे वो अब भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके हैं और वो अब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो आरोप अगर लगाना हो, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है और कोई वहाँ पे प्रधान संगठनों के भी जो अच्छे पदों पर रहे हैं वो हमसे मिले हैं वहाँ पे। उन्होंने कहा अब हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, अब हम उत्तराखंड के ये जो राजनीति, जो ये भू कानून और मूल निवास का जो मुद्दा आप लोगों ने दिया है, हम इस पर काम करेंगे। एक सवाल अब है, मैंने तो ये भी सुना है कि अब जो फतेह करने जा रहे हैं केदारनाथ की ओर बढ़ रहे हैं कदम, और ये भी देख रहे हैं, इसे भी राजनीति से लोग जोड़ रहे हैं कि उपचुनाव है तो संघर्ष समिति उस तरफ जा रही है। ऐसा भी होने वाला है कि केदारनाथ की तरफ रुख करने वाले हैं? सरकार फैसला ले ले, कल भू कानून मूल निवास लागू कर दे, हम नहीं जाएंगे। तो जा रहे हैं केदारनाथ? अगर नहीं करते जाना पड़ेगा, हम पे क्या ऑप्शन है। और हम जहां जहां हम चाहेंगे, ये हारे हर जगह। अगर आपको जीतना है, आप फिर करिए, आप कल भू कानून लागू कर दीजिए और मूल निवास लागू कर दीजिए, हम अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। पर क्या सरकार करेगी ऐसे? तो अगर सरकार नहीं करती, हम पे हथियार, हम क्या करें बताइए? अगर हम आंदोलन ना करें तो क्या करें? एकमात्र ये लोकतंत्र की यही खूबी है कि अगर सरकार को घेरना है, अगर सरकार नहीं जाग रही तो फिर आंदोलन एक रास्ता बचता है और हम उस पर लगे हुए हैं। आंदोलन के बाद क्या? सफल नहीं होते कब तक आंदोलन? नहीं, ये सवाल भी है, क्योंकि उत्तराखंड तो आंदोलन से निकला हुआ है, समय लगता है, सबको मालूम है, सत्ताएं जागती नहीं है, ये भी मालूम है, कुंभकर्ण की नींद से ज्यादा बड़ी नींदें होती हैं, गहरी नींदें होती हैं। इसके बाद क्या? क्योंकि बॉबी पवार ने यह साबित किया कि आंदोलन है तो उसके बाद राजनीति का रास्ता भी है। अपने आप को एस्टेब्लिश किया, एक नेता बना और अब पूरे प्रदेश में अपने आप को और एस्टेब्लिश करने की कोशिश में है। पर ये जो संघर्ष समिति है, ये भी बिल्कुल उसी रूप में काम कर रही है, भले ही मुद्दे अलग हों। वो बेरोजगारी के लिए लड़ता है, यहां पर ये मूल निवास संघर्ष समिति, भू कानून संघर्ष समिति है। इसके बाद का रास्ता क्या है? क्या फिर राजनीति की ओर? ये सवाल इसलिए भी है, हर एक व्यक्ति की निगाहें वही उन्हीं लोगों पे टिकी हुई है कि अगला कदम क्या होगा। अमित भाई, क्या कोई आंदोलन ऐसे हुए हैं कि जहां से नेता नहीं हुए, नेता पैदा नहीं हुए? पहले से लेके, चाहे लोहिया जी ने किए हो या जो भी, चाहे महात्मा गांधी या जो आजादी के आंदोलन हो, सब नेता बने और बनना भी चाहिए, और होना, जो संघर्ष करेगा उसको नेता बनना चाहिए। आज उत्तराखंड की जरूरत यह है कि यहाँ पे पूरी तरीके से ये जो लीडरशिप है हमारी, ये लीडरशिप न इनके पास विजन है और ये थके हुए हैं और ये करप्ट है। अब जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। तो एक कहीं ना कहीं मैं तो चाहता हूँ कि ये उत्तराखंड के अंदर 70 के 70 नए विधायक आए। अगर उत्तराखंड को सुधारना है तो 70 के 70 नए विधायक आने चाहिए। मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ बोलना चाहता हूं कि इस आंदोलन से नेता निकलने चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल करूंगा काला साहब, मूल निवास पर लगातार बात तो हो रही है, यूसीसी एक तरफ खड़ा है और उस रास्ते में खड़ा है। मुझे लगता है कि एंट्री में जैसे दरबान खड़ा कर दिया हो कि आप बाहर तो चिल्लाते रहेंगे पर उस दरबान से निकलकर बचकर अंदर कैसे आएंगे, कि वो दरबान की भूमिका में जो यूसीसी है उसके लिए तो कोई बोल ही नहीं रहा है, उस पर तो सवाल ही नहीं हो रहे। ठीक है, एक तरफ अगर हम मूल निवास भू कानून लागू कर देते हैं तो यूसीसी के अंतर्गत जो सब हेडिंग दी गई है, उसके अंतर्गत जो नियम और कानून दिए गए हैं, उसके लिए क्या करेंगे? देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, ये यूसीसी जब आता है उत्तराखंड के अंदर तो फिर वही बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, पूरा पेज यूसीसी से भरा होता है, न्यूज चैनल दिन भर चर्चा कर रहे हैं यूसीसी पे। लेकिन जो मेन जो इन्होंने प्रोविजन डाला, देखो मैं बार बार बोल रहे हैं हम कि हम यूसीसी के खिलाफ नहीं है, हम यूसीसी के कुछ प्रोविजन्स के खिलाफ हैं। अब आप इसे नाम दे रहे हैं समान नागरिक संहिता, लेकिन आप इसमें जनजाति को छोड़ दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वोट बैंक नाराज ना हो जाए, आप उनके अधिकार, और होना भी नहीं चाहिए। हम बिल्कुल खिलाफ है उसके कि उसमें अच्छा किया कि एसटी को छोड़ दिया, लेकिन समान नागरिक संहिता कहाँ रहेगी? दूसरी चीज, आपकी नजर कहाँ है? आप अमित भाई, आप बताइए कि आप बीइंग ए हिंदू, आपको क्या इस कानून से क्या मिलने वाला है? मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये मुझे कुछ मिलने वाला है? हमारे तो वही है, सब चीजें जो कुछ भी नहीं बदला। क्या अगर किसी का तलाक का केस चल रहा है, क्या वो तलाक इजीली हो जाएगा या क्या उसमें कुछ सुधार हुआ है? हमारे कुछ नहीं है। नहीं, एक प्रोविजन जोड़ दिया है उसमें,
जो आप बिन शादी के भी लिव इन रिलेशनशिप, मतलब कि उत्तराखंड की जो देवभूमि है उसमें एक कल्चर और लेके आ जाओ कि अब हमारे बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रहें, 1 महीना 2 महीने रजिस्ट्रेशन कराएं, जब मन भर गया तो फिर अलग हो जाएं और फिर आए घर में कि देखे जी हमने तो ये रिलेशन तोड़ दिया और बहुत ही चीज़ा। तो एक फॉरेन कल्चर यहाँ पे लाना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं दूसरी बात ये बोल रहा हूँ कि यूसीसी हम मांग कर रहे हैं मूल निवास 1950 की, हम मूल निवास की मांग कर रहे हैं, और जो सरकार हमें क्या दे रही है यूसीसी के अंदर दे रही है कि जो भी व्यक्ति 1 साल से उत्तराखंड में रह रहा हो वो यहाँ का निवासी माना जाएगा। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, कहीं ना सारे कट ऑफ बंद कर दिए, कहीं ना कहीं आप हम जो आंदोलन कर रहे हैं उस पर आप सीधा प्रहार कर रहे हैं। हम भू कानून की मांग कर रहे हैं, आप सीधा प्रहार कर रहे हैं। भाई जो यहाँ का निवासी हो जाएगा फिर वो उसके हमारे संसाधनों पे हक जमाएगा, वो हमारी नौकरियों पे डाका डालेगा, वो हमारे जितने भी रोजगार हैं वो सबको बेच खाएगा, ये वो अपनी तरफ लेके चला जाएगा, वो आदमी लेके चला जाएगा, वो अपना कर लेगा। अब जमीन खरीद, सबसे मुझे तो ये लगता है कि ये बाहर के लोगों के लिए उत्तराखंड में जमीन खरीद फरोख्त आसान हो जाए, ये यूसीसी को लेके आए हैं। सरकार अगर यूसीसी को लाना चाहती है तो उसमें ये प्रोविजन खत्म कर दे, ये जो निवास की जो उन्होंने परिभाषा दी है इसमें इस प्रोविजन को खत्म कर दे। और दूसरा लिव इन रिलेशनशिप, ये पब्लिक को सोचना चाहिए कि उनको उनके बच्चे देवभूमि में क्या लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। समस्या एक है, भारतीय जनता पार्टी सिगुबा छेड़ती है और लोग समझ नहीं पाते। हमारे लोग अगर समझने लग गए तो भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा काम नहीं कर रही है जो उन सिगुबों में हमें उलझने की जरूरत हो, लेकिन वो सिगुबे छोड़ देते हैं और लोग समझ रहे हैं। और समझेंगे कैसे, क्योंकि हमारे अखबार तो कुछ बता ही नहीं रहे। बड़ी मुश्किल से खबरें आती हैं, जब बड़ा आंदोलन होता है तब फ्रंट पेज पे। आज आपने जितने अखबार देखे होंगे, भू कानून की तो बात थी लेकिन मूल निवास गायब था। बिल्कुल। अब आप देखिए ना, पत्र जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो भी हमारी खबरें नहीं दे रहे हैं। वो लिखे ना मूल निवास पे, उसमें गलतियां कहाँ है। मूल निवास 1950 कौन सा मिल सकता है नहीं मिल सकता है। हमारे लिए आर्टिकल 5 ये जो शेड्यूल 5 ज़्यादा अच्छा है, या शेड्यूल 6 ज़्यादा अच्छा है, या फिर आर्टिकल 371 लागू कर दो। हमें किसी भी तरीके से अपनी जो हमारी संस्कृति है, बोली भाषा है, इसको संरक्षित करना है, और ये सरकार का काम है कि इसको संरक्षित करे। बिल्कुल। तो आपने सुना कि क्या फर्क पड़ता है, पर फर्क इसलिए भी पड़ता है कि ये जो सब मुद्दे हैं ये आने वाले भविष्य तय करेंगे। 25 साल के बाद जरूर एक बागी का मन बदला है, और मैं बागी इसलिए कह रहा हूं कि बागी का मतलब हमेशा गलत नहीं होता। बागी तब भी होते हैं इंसान जब वो सच के रास्ते में चल रहे होते हैं। अमूमन बागी उस टर्म को बोला जाता है कि जब गलत के खिलाफ लोग चले जाएं, पर बागी एक और कंडीशन आती है, एक स्थिति आती है, परिस्थिति आती है जो इन लोगों के साथ हुई है। तो आपने सुना इन बागी की बात, इस आमना सामना में वो सारी बातें जो जनता चाहती थी सुनना, जिसे जनता लगातार फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लगातार व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ रही होती है। इन सब के जवाब आपको मिले हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा, शेयर जरूर करिएगा और बताइएगा कि आपके लिए क्या जरूरी है, और अगले कार्यक्रम के लिए कौन सही मेहमान रहेगा उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड हलचल की समस्त अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।